आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का 3 अंक के प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और पता चला है कि कुछ न्यूज़ के अपडेट से कि प्री बोर्ड आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है शायद इसी जनवरी माह में। तो प्री बोर्ड के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो फाइनल बोर्ड हो। आपके एग्जाम में 100% इसी से क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इसकी चिंता नहीं करनी है। वीडियो को पूरा देखना है। और आपको पता है कि सबसे पहले आपको पेन और कॉपी दोनों लेकर बैठ जाना है, क्योंकि जैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर बताऊंगा उसको उसके आंसर को अच्छे से उतारना है, नोट डाउन करना है, आपको नोट्स बनाते जाना है ताकि रिवीजन के टाइम कहीं भी दिक्कत ना हो, किसी से पीडीएफ भीख मांगना ना पड़े, कहीं से आपको अकबका कर टेंशन लेकर चलना ना पड़े कि कहाँ से हम नोट्स बनाएंगे या फिर कहाँ से हम क्वेश्चन कहाँ से ढूंढेंगे। तो आप लोग मेरी बात को मानते जाइएगा, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपको नज़र आ रहा है? हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो खेती बाड़ी करते थे, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल से बताना है आपको। और देखिए इस तरीके से पॉइंट वाइज में आंसर लिखिएगा। हो सकता है अगर ये 5 नंबर में भी पूछ दे, ठीक है। यहाँ पर भले ही 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको थंबनेल में लिखा है, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए पूरे डिटेल से आप लोग नोट्स बनाइएगा जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला क्या यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट, प्राप्त प्रमाणों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। यहाँ के कई स्थलों से अनाज के दाने भी प्राप्त हुए हैं, इससे कृषि का संकेत मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या है? मुहरों पर वृषभ या बैल का अंकन मिलता है, यानी मुहर में वृषभ और बैल का चित्र मिला था। वृषभ की कई मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। विद्वानों के विचार है कि खेत जोतने और बैलगाड़ी के लिए वृषभ का प्रयोग किया जाता था। आगे देखिए अगला पॉइंट, लोग खेतों की जुताई हल से करते थे। चोलिस्तान के कई स्थलों तथा बनावली, यानी हरियाणा में बनावली है, में से मिट्टी के हल के प्रारूप भी मिले हैं। कालीबंगन यानी राजस्थान में ये आपका जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या आपका, फसलों की कटाई के लिए लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलक या धातु के औजार का प्रयोग किया जाता था। मतलब जैसे कुदाल नहीं रहता है, लकड़ी के हत्थे बना लेते थे लकड़ी से और उसमें कुदाल डाल देते थे, उसी तरह उसमें बिठाकर एक पत्थर के औजार बनाए जाते थे, है ना, और या फिर धातु के औजार बनाए जाते थे जिससे खेतों को जुताई करने में या उसकी खुदाई करने में सहायता होती थी। आगे देखिए यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट, सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का भी प्रयोग किया जाता था। अफगानिस्तान के सोर्तुगाई के नहरों के अवशेष मिले हैं। क्या चीज़ का अवशेष मिला है? नहर का। इससे पता चलता है कि वहाँ पर सिंचाई हुई होगी। तो ये सारे पॉइंट है जिसके द्वारा हमें ये प्रमाणित होता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी का बहुत ही विख्यात वर्णन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लगभग 100 से 150 शब्दों में आपको हड़प्पाई लोगों के निर्वाह के तरीकों का विवरण दीजिए। विवरण मतलब समझिए, मतलब उसका डिटेल बताना है कि वो लोग कैसे निर्वाह करते थे, अपना जीवन यापन कैसे करते थे, इसके बारे में बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ों और पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। यानी वो लोग पेड़ पौधे से जो भी प्राप्त होते थे और जानवरों को भी शिकार करके या फिर उनसे भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। यानी पुरातत्वविदों को क्या मिला है? जले हुए बीज और बहुत सारे खोजे गए अनाज भी मिले हैं। इससे भी उन्हें पता चलता है कि वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। आगे देखिए, इनका अध्ययन पुरा वनस्पति करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ये आपका हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। पुरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे सूअर, मतलब जंगली सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या फिर अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। तो ये थे आपके, इस तरीके से वो निर्वाह करते थे अपने जीवन यापन का। तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में विशेषताओं को लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, इसकी गारंटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मोहनजोदड़ो जो आपका स्थल है हड़प्पा सभ्यता में, ये एक नियोजित शहरी केंद्र है। इसके बारे में जो भी विशेषता है
उसको आपको पॉइंट वाइज लिख डालना है। कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर उत्तर क्या आपका, एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो डैश दे देना आपको। उसके बाद फिर यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट 1 लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आंसर लिखना है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। वहाँ की व्यवस्था एक शहरी व्यवस्था थी। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो और सूक्ष्मता से देखते हैं, ठीक है। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिए। बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, यानी वहाँ की जो बस्ती थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था, ठीक है। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर के नाम से नाम इसका दे दिया है, ठीक है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की जो बनावट थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। याद रखिएगा, ये जो दुर्ग की जो बनावट थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी गई थी। मान के चलिए जैसे इस तरीके से चबूतरा बना दिया जाता होगा, इसके बाद इस पर मकान बनाया जाता होगा, ठीक है। तो इस चबूतरे के ऊपर अगर मकान है दुर्ग में, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई कहीं ना कहीं होगी कुछ चबूतरे की, इसलिए इसे ऊंचाई पर बनाया जाता था और इसलिए इसे बोला जाता था कि दुर्ग के जो लोग थे वो ऊंचाई जगहों पर रहते थे, ऊंचे जगहों पर रहते थे। और एक खासियत था कि दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। मतलब मान के चलिए इस तरीके से सभी का घर होगा दुर्ग वाले जगहों पर, तो वहाँ पर क्या होता था, चारों तरफ ऐसे बाउंड्री वाल रहता था और एक तरफ दरवाज़ा रहता था, मेन गेट। सारे लोग यहीं से अंदर आते थे और यहीं से बाहर जाते थे। निचला शहर भी दीवारों से घिरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़ी पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अगला पॉइंट क्या आपका, शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और उसके अनुसार कार्यान्वयन, मतलब उसके अनुसार फिर चबूतरा बनाने के बाद फिर उसके अनुसार घर को बनाया जाता होगा। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं जो भले ही धूप में सूखकर अथवा भट्टी में पक कर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी। मतलब देखिए आज हमारे यहाँ जो ईंट आपको मिलते हैं वो पके हुए ईंट इतने कमज़ोर है कि उससे घर बनाने के लिए अगर घर बनाया जाए तो बहुत ही कमज़ोर है। किससे कंपेयर में, हड़प्पा सभ्यता में जो पकी ईंट मिली है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, ठीक है। जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और दुगुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा वासियों में प्रयोग में लाई गई थी। आगे देखिए 4th नंबर क्या आपका, हड़प्पा नगरों का विन्यास कैसा था, इसके विलक्षणताओं का वर्णन करें। यानी हड़प्पा नगर जो था उसका कैसा विन्यास था, कैसा फैला हुआ था, किस प्रकार से था, कैसा दिखता था, इसके बारे में आपको बताना है डिटेल से। यहाँ पर आंसर आपका हड़प्पा नगरों का विन्यास तथा प्रमुख विलक्षणताएं यहाँ पर दिया हुआ है। हड़प्पा नगरों का विन्यास जाल की भांति था। नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। काफ़ी प्रमुख विलक्षणताएं या फिर विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, नगर में सड़कें बनाई गई थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें गलियों से संबंध थी, यानी जो सड़क थे वो गलियों से मिली हुई थी। सड़कों और गलियों के कारण नगर कई खंडों में बटे हुए थे। दूसरा पॉइंट है आपका, मकान सड़कों और गलियों के किनारे बनाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों में दुर्ग थे। यानी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो था वो दुर्ग वाले बस्तियां थी, ठीक है, दुर्ग वाले नगर थे। याद रखिएगा ये दोनों। इन दुर्गों में शासक वर्ग रहता था और इन दुर्गों में कौन से लोग रहते थे, शासक वाले वर्ग के लोग रहते थे। दुर्गों से बाहर पक्की ईंटों के मकान बने थे जिनमें सामान्य लोग रहते थे। आगे पॉइंट है आपका, मोहनजोदड़ो के प्रमुख सार्वजनिक स्थल। दुर्ग में स्थित विशाल स्नानागार है। यानी मोहनजोदड़ो में एक खास सार्वजनिक स्थल है, वो है आपका विशाल स्नानागार। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा। इसका प्रयोग महत्वपूर्ण अवसरों पर ही किया जाता था, यानी जो भी सार्वजनिक अवसर होंगे उसमें किया जाता होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, हड़प्पा नगरों में अनाज के गोदाम भी बनाए गए हैं। हड़प्पा नगर में 6 अंता कक्ष है। आगे देखिए 5वां नंबर पॉइंट क्या आपका, इन नगरों की निकास अत्यंत महत्वपूर्ण थी। घरों का पानी ढकी हुई नालियों के द्वारा नालों में गिरता था। नाले नगर के बाहर पानी को ले जाते थे। वहाँ का जो कंडीशन था कि जो घर का पानी जो भी था, ठीक है, घर में जो भी पानी वगैरह यूज़ होते होंगे वो सारे ढकी हुई नालियों से सीधा बाहर निकल जाता था और फिर उस नालों से बाहर सारा पानी बह जाता था और खेतों में चला जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 6वां नंबर, लगभग सभी के घरों में एक बाथरूम यानी स्नानागार और एक कुआं और एक आंगन आदि थे। इस प्रकार हड़प्पा नगरों का विन्यास अत्यंत उच्च कोटि का था, यानी बहुत ही हाई लेवल।
अभी तो हम लोग गांव में रहते हैं, ऐसा कंडीशन था। सोचिए उस ज़माने में वहाँ के लोग एक शहरी नियोजीकरण में रहते थे, सोच लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा लोगों के प्रमुख धंधों का वर्णन कीजिए। मतलब जो हड़प्पा लोग थे उनका क्या व्यवसाय था वो यहाँ पर बताना है। तो हड़प्पाई लोग अनेक धंधे करते थे जिनके कारण ये लोग समृद्ध और सुखी से रहते थे। इनका मुख्य धंधा खेती करना था। ये लोग गेहूँ और जौ आदि की खेती करते थे। इनका दूसरा मुख्य धंधा पशुपालन भी था। 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, हड़प्पा वासियों का जो मुख्य धंधा था वो क्या था? तो कृषि करना। और दूसरे नंबर पर पशुपालन। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया हुआ, पालतू पशुओं में बैल, बकरी, सूअर, भैंस और ऊँट आदि प्रमुख थे। जंगली जानवरों में बंदर, रीछ, खरगोश, चीता और गैंडा आदि थे। उनका तीसरा मुख्य उद्योग कपड़े बनाना था, आभूषण बनाना था, मिट्टी के बर्तन भी बनाना और व्यापार करने आदि भी उनके प्रमुख धंधे भी थे। यानी वो लोग व्यापारी भी थे, छोटे मोटे भी व्यापारी थे, बड़े व्यापारी भी थे। उत्खनन में जो बाट प्राप्त हुए थे, बाट आपको पता है क्या है, जिससे मापतोल करते थे, उनसे हड़प्पाई लोगों की व्यापार प्रियता स्पष्ट झलकती है। उधर भारत तक सीमित ना होकर व्यापार विदेशी भी फैला था। यानी ये लोग विदेश में भी व्यापार करते थे। व्यापार जल और स्थल मार्ग दोनों से करते थे, जिनमें से सुमेरिया और बेबीलोन आदि दूर दूर के देशों के साथ ये लोग व्यापार करते थे। तो ये सिंपल तरीके से आप आंसर दे सकते हो, कोई भी टफ नहीं है। आप लोग इसका नोट्स क्रिएट करते जाइएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, शिल्प और तकनीक के क्षेत्र में हड़प्पाई लोगों की उपलब्धियां बताइए। यानी हड़प्पा लोगों में, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हड़प्पाई संस्कृति की कला का वर्णन करें। हड़प्पा लोगों में क्या क्या कला थी, क्या कलाएं थी, उसके बारे में बताइए। तो देखिए जानते हैं यहाँ पर आंसर में क्या क्या कलाएं थी। हड़प्पा लोगों की शिल्प और तकनीकी अत्यंत विकसित थी। इस क्षेत्र में उनकी निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। पहला, हड़प्पा के लोग कांस्य निर्माण और प्रयोग से अच्छी तरह परिचित थे। कांस्य निर्माण करते थे ना, टीन और तांबा मिलाकर, आपको पता होगा। और यहाँ के लोग कांस्य से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परिचित थे। आगे देखिए, तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाते थे। हड़प्पाई लोग स्थलों में जो कांस्य के औजार और हथियार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा कम है, ठीक है। वस्तुतः टीन उन्हें मुश्किल से मिलता था, यानी टीन ज़्यादा आसानी से नहीं मिलता था, उनको मुश्किल से मिलता था, लेकिन जो तांबा था वो आसानी से मिल जाता था। यहाँ तक ये भी बताया गया है कि इस सभ्यता में जो तांबा है वो बाहर में कूड़ा करकट के जैसा ढेर में मिलता था। आप सोच लीजिए, अभी तो तांबा मिलना मुश्किल है, वहाँ कूड़े के ढेर में मिलता था। सोच लीजिए तांबा वहाँ पर कितना आसानी से मिलता था। वस्तुतः टीन उन्हें मुश्किल से प्राप्त होता था। कांसे से प्रतिमाओं के साथ कुल्हाड़ी, आरी, छुरा आदि भी बनाते थे, यानी मूर्तियाँ भी बनाते थे, प्रतिमा भी बनाते थे, साथ में वो लोग औजार भी बनाते थे। आगे पॉइंट क्या आपका, ये लोग बुनाई से भी परिचित थे। ये कपड़े भी बनाते थे। सूत काटने के लिए तकली का भी प्रयोग करते थे। बुनकर सूती और ऊनी कपड़े भी बनाते थे। आगे देखिए 3rd नंबर क्या है, हड़प्पाई लोग अच्छे राजगीर भी थे। हड़प्पाई लोग अच्छे राजगीर भी थे, मतलब राजघरानों के लिए भी ये लोग काम करते थे। जो उनके अंदर कला आकृति जो भी होगी, ठीक है, उसके लिए उनकी कला विशाल इमारतों में देखने को मिलती है। यानी बड़े बड़े जो इमारतें हैं वो राजघराने की इमारतें होते होंगे, वहाँ पर जो कला आकृति की होगी वो हड़प्पा लोग की होंगे। अगला पॉइंट आपका, ये नाव बनाने का भी काम भी करते थे, नाव भी बनाते थे। इनका महत्वपूर्ण शिल्प मिट्टी की मुहरों बनाना और मूर्ति का भी निर्माण था। ये स्वर्णकारी भी करते थे। ये सोना, चांदी और रत्नों से बने आभूषण भी बनाते थे। हड़प्पाई कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे। सोचिए मणियों का निर्माण करते थे। जो मणि, आप लोग जो मणि जानते हो वही मणि की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, ये कुम्हारी कला से भी परिचित थे। बर्तन, चाक, चाक समझते हो ना, चाक मतलब वो चक्का, ठीक है, वो चक्का कुम्हार लोग कैसे बनाते, तो इस चक्के की सहायता से क्या करते थे वो लोग, बर्तन बनाते थे। और चिकने और चमकीले थे वो, ठीक है, जो भी बर्तन बनाते थे वो बहुत ही चिकने और चमकीले रहते थे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका आंसर दे देना है, किस तरीके से वहाँ की सभ्यता की कला आकृति थी। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी टाइम है, पढ़ लीजिए समय निकाल कर। फिजूल वीडियो में टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, स्पष्ट कीजिए कैसे रहस्यमय लिपि थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका, सामान्यतः हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है, ठीक है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर, कौन सा चित्र बना रहता था, एक जानवर का। अनपढ़ लोग एक सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है।
सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 6 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। एक निश्चित रूप से यह वर्णवालीय, जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या अथवा व्यंजन को दर्शाता है। वर्णवालीय मतलब क्या होता है? जिसमें व्यंजन और स्वर्ण दोनों होते हैं, काखा ABCD कुछ भी होगा, लेकिन इसमें नहीं थे क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 से के बीच में थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, यानी इधर से इधर, दाहिना से लेकर इधर बाएं की ओर जाते थे लिखते लिखते। इस तरीके से वो लोग लिखते थे, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाईं और चौड़ी अंतराल में और बाईं ओर यह संकुचित, जिससे लगता है कि जो भी लिखने वाला होगा उत्कीर्णन, वो दाईं ओर से अगर लिखना स्टार्ट किया होगा तो बाईं ओर में वो लिखते लिखते ख़त्म किया होगा, कम जगह उसको मिला होगा। इसलिए इस तरीके से अगर दाईं ओर से अगर ऐसे लिखता होगा तो बाईं ओर एकदम छोटा छोटा लिखने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। आगे देख लीजिए आंसर क्या आपका। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है, जैसे मुहरे, तांबे की औजारें, मर्तबानों के अम्वट या फिर तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट में भी ये सारे लिखे हुए थे। याद रखने के लिए हो सकता है कि जो नष्ट प्राय वस्तु भी होंगे उस पर भी लिखा जा सकता होगा। इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी, यानी वहाँ की जो साक्षरता है वो बहुत ही ज़्यादा थी। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों की मुख्य विशेषताएं को वर्णन कीजिए, या फिर कौन कौन सी है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या खास विशेषता है। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त होने वाले बर्तन चाक पर बने हुए होते थे। चाक मतलब वो जो चक्कर आता था, ठीक है, उस पर बने हुए रहते थे। यह बात अपने आप में स्पष्ट करती है कि यह संस्कृति पूर्णतः विकसित थी। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट। रूप और आकार की दृष्टि से इन बर्तनों की विविधता आश्चर्यजनक थी। ठीक है, सॉरी, आश्चर्यजनक होगा यहाँ पर, यानी रूप और आकार की दृष्टि में ये जो बर्तन थे वो बहुत ही आश्चर्यजनक थे, मतलब बहुत ही खूबसूरत और अच्छे क्वालिटी के थे। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े तथा लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी आदि हड़प्पा के बर्तनों की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका। इन बर्तनों पर अनेक प्रकार के वृक्षों, त्रिभुजों या फिर वृत्तों और बेलों आदि का प्रयोग करके अनेक प्रकार के नमूने भी बनाए गए हैं। तो इस तरीके से वहाँ के बर्तनों की मुख्य विशेषता थी। आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये 5 नंबर में भी पूछ दे या फिर 3 नंबर में भी पूछ सकता है। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थलों का वर्णन करें। जो भी प्रमुख स्थल है, ऐसे तो बहुत सारे स्थल है, वहाँ पर बहुत सारे स्थल मिले हैं, लेकिन आपको प्रमुख जो खास स्थल है उसके बारे में आपको कुछ डिटेल लिख देना है कि उस स्थल में क्या मिला था, क्या नहीं मिला था, वो कहाँ पर है, किस जगह पर है। यहाँ पर देखिए आंसर कैसे है। हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1000 स्थलों की जानकारी है, सोच लीजिए, परंतु परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के स्थल लगभग 1 दर्जन है जो निम्नलिखित है। पहला हड़प्पा है। यह स्थल पश्चिमी पंजाब में मिंटगोमरी जिले में स्थित है। इसके उत्तर से विशाल और समृद्ध नगर का अवशेष प्राप्त हुआ है। आगे देखिए मोहनजोदड़ो। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से समृद्ध नगर के साथ साथ एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। आगे देखिए चहुदड़ो। यह मोहनजोदड़ो से दक्षिणी पूर्व दिशा में 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से भी नगर का अवशेष मिला है। आगे देखिए लोथल। यह स्थल कठियावाड़ा में स्थित है। विद्वानों के अनुसार यह हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह था, यानी यहाँ पर एक बंदरगाह स्थित था। संभवतः यहाँ सती प्रथा भी थी, यानी यहाँ सती प्रथा भी थी। आगे देखिए 5वां नंबर कालीबंगन। यह राजस्थान के गंगानगर जिले की घाघर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से भी पूर्ण नगर का विशेष मिला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट बनावली। बनावली में यह हरियाणा के जिले में है, यानी हरियाणा के एक जिले में है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के भी अवशेष मिले हैं। आगे देखिए क्या आपका सुतका, गेंडोर और सुतगोट्टा। इन समृद्ध तटीय नगरों में परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। आगे देखिए क्या आपका रंगपुर और रोजड़ी, ये कठियावाड़ प्रायद्वीप में है। यहाँ उत्तर हड़प्पा के अंश भी मिले हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा 2-3 बार प्रैक्टिस करके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार के एग्जाम में पूछ दे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखना है। हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का अनुमान उनकी कुछ मूर्तियों, बर्तनों और ताम्रपत्रों के चित्रों से मिलता है। मातृदेवी की अनेक मूर्तियाँ भी मिली है, जिनसे पता चलता है कि मातृदेवी ही उनकी पूज्य देवी थी। एक मूर्ति ऐसी मिली है जो बिल्कुल नग्न है तथा हाथ में कटार तथा गले में मुंडों के माला पहनी हुई है। इससे पता चलता है कि लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए नर बलि भी देते थे।
यह नहीं कहा जा सकता है कि मातृ देवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे या फिर नहीं भी, यानी मातृ देवी की मंदिर भी होगी या फिर नहीं होगी ये कहा नहीं जा सकता। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो से इनके एक देवता की भी मूर्ति मिली है जो एक आजकल के शिव देवता से मिलती जुलती है। संभवतः ये लोग वृक्षों तथा पशुओं जिनमें सांड आदि तथा सांपों और पत्थरों को भी पूजा करते थे। यह धर्म आजकल के हिंदू धर्म से मिलती जुलती है। बड़ी संख्या में ताबीज़ भी प्राप्त हुई है जिनसे यह पता चलता है, यह ज्ञात होता है कि वे लोग भूत प्रेत पर विश्वास रखते थे तथा इनसे डरते भी थे और अपनी रक्षा के लिए वो लोग ताबीज़ पहनते थे। तो इस तरीके से आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में और उसको अच्छे से लिख कर उसको रिवाइज कीजिएगा। 100% आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। और आपको एक वीडियो मिल भी गया होगा मैप वाला, ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैप में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग हर एक चैप्टर का मैप वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल से जुड़ जाइए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।